सिंह के बारे में हम लोगों को बताने जा रहे हैं। राकेश जी का गहन बहुत ही अध्ययन है इतिहास के ऊपर, और हमको प्रत्येक कार्य लोगों को अच्छी तरह से उस इतिहास को समझना चाहिए, क्योंकि उनका इतिहास समझाने का तरीका सीधे दिल में उतर जाता है। ऐसे राकेश आर्य जी जो हमारे बीच में उपस्थित है, उनसे अनुरोध है, उनका वंदन है, अभिनंदन है कि हम लोगों के बीच में आकर के हम लोगों को कृतार्थ करें और हम लोगों का मार्गदर्शन करें। आइए भाई राकेश जी, आपका बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन, स्वागत। ओम। जी। अच्छा, खुल नहीं रहा था। आवाज आ रही है जी अब? हाँ, आवाज आ रही है जी, आ रही है जी। अच्छा जी, अच्छा। देशभक्तों के इस पवित्र मंच पर विराजमान मेरे से पूर्व वक्ता परम आदरणीय डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, माननीय अनिल नरूला जी, हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष महोदय, माताजी संतोष सचान जी, वेणुधर शर्मा जी, परम श्रद्धेय आर्य पुरुषोत्तम मुनि जी, बहन जी परम आदरणीय दया आर्या जी, और सभी सम्मानित बंधुओं को, पूजा और सत्कार के योग्य मातृशक्ति को हृदय से नंदन अभिनंदन करते हुए दिन के हमारे कार्यक्रम के संयोजक हमारे राजक श्री लखनलाल आर्य जी सचमुच आर्य रत्न हैं, जो एक बहुत अच्छी माला यहाँ पर बनाने में सफल हुए हैं। आर्यों की माला है, और इस माला के माध्यम से निश्चित रूप से हम बहुत दूर तक और देर तक कार्य करने में सफल होंगे, ऐसी अपेक्षा की जाती है। तो ऐसे आदरणीय लखनलाल आर्य जी का भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ। हमारे विमलेश कुमार जी भी जुड़ चुके हैं, वो भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। युवा साथी हैं और बहुत ही लगनशीलता उनके भीतर है। तो अपने सभी साथियों को, वेणुधर शर्मा जी हों चाहे बलराम सेन जी हों, सभी के लिए हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। आज के विषय पर आते हैं। आज का भी विषय क्रांतिकारियों से जुड़ा है, और ऐसे दो महानायकों से जुड़ा है जिन्होंने अपने क्रांतिकारी योजनाओं के माध्यम से देश को स्वाधीनता दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनके द्वारा जो कुछ भी किया गया वह इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखे जाने योग्य है। मैं ये बताना चाहूंगा, क्योंकि हमारे संयोजक महोदय सरकारी सेवाओं में हैं, तो हम इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे मंच का। संतुलित और संवैधानिक भाषा का प्रयोग करते हुए अपनी बात को रखने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि गांधी जी जब क्रांतिकारियों का अवलोकन हो रहा हो, उनके कार्यों की समीक्षा हो रही हो, समीक्षण, परीक्षण, निरीक्षण हो रहा हो क्रांतिकारियों का, उनकी गतिविधियों का, उनकी कार्यशैली का, तो वहां पर गांधी जी यदि आते हुए दिखाई देते हैं या खड़े दिखाई देते हैं,
तो आलोचना स्वाभाविक हो जाती, उसको सत्य के दायरे में, प्रमाणों के दायरे में और संतुलित संवैधानिक भाषा के दायरे में रखने का हम प्रयास करें। अनावश्यक टीका टिप्पणी, अतिरिक्त भाषा का प्रयोग निश्चित रूप से अनुपयोगी तो होता ही है, अनर्गल प्रलाप के सिवाय कुछ और होता भी नहीं। मैं बताना चाहता हूं, सबसे पहले हम चंद्रशेखर जी पर बातचीत करते हैं। देखिए, चंद्रशेखर जी, क्योंकि दो महापुरुषों को हमें आज समाविष्ट करना है, समाहित करना है अपने संबोधन में, प्रयास करेंगे कि आधा आधा घंटा दोनों के लिए मिल जाए। जहां तक हमारे आजाद जी का प्रश्न है, तो इनका जन्म 23 जुलाई को हुआ और 1906 में हुआ, और आज के दिन 27 फरवरी 1931 को इनका बलिदान हुआ। कहने का अभिप्राय है कि जिस समय बलिदान हुआ उस समय अवस्था 25 को भी पूर्ण नहीं कर पाई थी। जो अवस्था घुड़चढ़ी के माध्यम से दुल्हन लाने की होती है, उस अवस्था में तो विदा हो गए, मातृभूमि पर प्राण न्यौछावर कर। देश के लिए जिए और देश के लिए तरुणाई को समर्पित करके चले गए। आदरणीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी अभी कह रहे थे कि आजाद आजाद नाम कैसे पड़ा। मेरे एजेंडा में तो नहीं था, लेकिन बताएंगे इस पर भी, क्योंकि उनका निर्देश हुआ है उस तरीके का। तो मैं बताना चाहूंगा कि ये इस घटना का जिक्र सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। आगे चल करके हम कुछ और चीजें बताएंगे जिनसे मालूम पड़ेगा कि नेहरू का एक दूसरा चरित्र भी था, लेकिन इस घटना का उल्लेख भी उन्होंने किया 1920 में, जब असहयोग आंदोलन चल रहा था। असहयोग आंदोलन में जिस प्रकार से हमारे युवाओं ने उस समय बढ़ चढ़ करके क्रांति में भाग लिया था, और कल के व्याख्यान में मैं बता रहा था कि हमारे क्रांतिकारी आर्य सन्यासियों ने, विद्वानों ने, तपस्वियों ने, राष्ट्रभक्तों ने कांग्रेस के मंच को जाकर के राष्ट्रभक्ति पूर्ण बनाने का प्रयास किया था। इसलिए बड़ी संख्या में आर्य समाजी इस मंच पर जाकर के बैठे थे। ये केवल हम आर्य समाजी हैं इसलिए अपनी पीठ अपने आप थपथपा लेने वाली प्रवृत्ति का संकेत नहीं है, अपितु जब तथ्यान्वेषी हम होंगे और सत्यान्वेषी होंगे तो पता चलेगा कि हमारे आर्य विद्वानों ने सुनियोजित ढंग से कांग्रेस को अपने वर्चस्व में लेने का प्रयास किया था, और उसके अगुवा थे स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के बारे में हम पहले कई बार बता चुके हैं कि वो गांधी को, असहयोग आंदोलन को अचानक छोड़ देने की घटना से उत्तेजित होकर छोड़ कर गए थे, और उसी समय जब ये अपने चरम पर था असहयोग आंदोलन, उसी समय चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, उनके अन्य अनेक साथी क्रांति के पथ पर बढ़ रहे थे, और उन्होंने ये सोचा था कि असहयोग आंदोलन का अभिप्राय होगा कि अंग्रेजों का पूर्ण बहिष्कार,
उन्हें ये पता नहीं थी डोमिनियन स्टेटस और फला फला क्या, ये इनकी मांग क्या है और कांग्रेसी चाहते क्या। इन क्रांतिकारी आर्य विद्वानों को, सन्यासियों को या युवाओं को उस समय ये लगा कि हम इस मंच पर जाकर के बैठेंगे तो देश को आजाद कराने में बहुत जल्दी सफल हो जाएंगे और हमको ये काम करना है और कांग्रेस पर के मंच पर जाकर के ही करते हैं। तो उस समय स्वामी श्रद्धानंद जी जैसे अनेक क्रांतिकारी थे जिनको गांधी जी के द्वारा चौरी चौरा की घटना के पश्चात अचानक धक्का लगा और वे कांग्रेस से अलग हुए। जिस समय ये असहयोग आंदोलन चल रहा था उस समय अनेक युवाओं को गिरफ्तार किया अंग्रेजों ने, उन पर कोड़े बरसाए और अनेक प्रकार के कठोर यातनाएं उनको दी। उन्हीं में से एक चंद्रशेखर नाम का युवा भी था। इसके लिए ही नेहरू जी ने लिखा है कि इस युवा को जब पकड़ा गया, इसका नाम पूछा तो इसने नाम असली ना बता करके वहां पर वो इनको एक बालक कहते हैं, नेहरू जी, और बालक के रूप में बताते हुए कहते हैं कि उस बालक ने अपना नाम आजाद बताया। इस पर कोड़े बरसाए गए और नेहरू जी ही लिखते हैं कि वो जैसे ही कोड़ा पड़ता था तो हर कोड़े के साथ बोलता था भारत माता की जय। उसके बाद उनको छोड़ दिया जाता है, वो चले जाते हैं। लेकिन जब असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने रोक दिया तो अब जो चस्का लग गया था देशभक्ति का, जो जज्बा हृदय में पैदा हो गया था, वो कहाँ जाकर के फूटे। गांधी जी से तो बात बनती नहीं। अब इस घटना को अपने इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना मानो कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को रोका और स्वामी श्रद्धानंद जी ने तुरंत वहां से विदा ली और तुरंत उसके पश्चात में देश में एक स्वराज्य पार्टी का गठन देशबंधु चित्तरंजन दास जी के नेतृत्व में हुआ और जितने ये युवा उस समय हमारे असहयोग आंदोलन से उस समय जुड़ गए थे ये सोच करके कि अंग्रेजों को यहाँ से भगाएंगे, अंग्रेजों भारत छोड़ो, उस समय उनके दिमाग में ये बात थी। जब उनको कांग्रेस की नीतियों की जानकारी हुई तो उन सारे के सारे हट करके मंच से और दूसरे मंचों पर जाकर के या अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पार्टियां या संगठन या क्रांतिकारी संगठन बना करके देश की आजादी के लिए काम करने लगे। उन्हीं में से एक थे हमारे क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद। आजाद जी ने अपने अनेक क्रांतिकारी साथियों के साथ मिलकर के काम करना आरंभ किया। उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की सदस्यता ग्रहण की और उस समय एक नहीं बल्कि कई सारे राजनीतिक संगठन, क्रांतिकारी संगठन मिलकर के देश की आजादी के लिए काम कर रहे थे। तो उन्होंने उन सबको एक साथ मिलाकर क्रांतिकारी पार्टियों को जो देश में क्रांति के माध्यम से आजादी लाने की पक्षधर थीं, ऐसे राजनीतिक दलों को, ऐसे संगठनों को एक साथ एक मंच पर लाने का कार्य किया। ये बहुत बड़ा प्रयास था, बहुत बड़ा पुरस्कार था। संगठन की शक्ति क्षीण होती है अनेक दलों के माध्यम से। जब सब एक साथ मिलकर के जोर लगाएंगे तो ब्रिटिश साम्राज्य जल्दी गिर सकेगा, जल्दी उसको ढाया जा सकेगा। इस चिंतन से प्रेरित होकर के ये क्रांतिकारी युवा जो 20 से 30 वर्ष की अवस्था के बीच के थे, सबने मिलकर के एक नया दल बनाया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस दल के झंडे तले आकर के इन सब ने काम करना आरंभ किया देश की आजादी के लिए,
भगत सिंह के साथ लाहौर में लाला लाजपत राय की मौत का बदला सैंडर्स की हत्या करके लेने का निर्णय लिया गया और लाला लाजपत राय जी जो साइमन गो बैक का नारा लगाते हुए अपना सर्वोत्कृष्ट बलिदान दे चुके थे, वो इन सब क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। इनकी उस समय देशबंधु चित्तरंजन दास जी की पत्नी ने बड़ा तेजस्वी भाषण दिया था, ओजस्वी भाषण दिया था। और उस भाषण में उन्होंने ललकारती हुई आवाज में कहा था, मैं देखती हूं कि देश की जवानी सो तो नहीं गई है, यदि सोई नहीं है तो मैं चाहूंगी कि देश की अस्मिता का प्रतिशोध लिया जाए। लाला लाजपत राय जी देश के अस्मिता थे, अस्मिता के प्रतीक थे, देश के सम्मान के प्रतीक थे, और यही हुआ। हमारे क्रांतिकारियों ने पुलिस कप्तान सैंडर्स को गोलियों से भून दिया और उसके पश्चात इस प्रकार उन्होंने अपने आप ही यह साबित कर दिया कि देश की जवानी थकी नहीं है और थमी भी नहीं, उसमें उबाल है और देशभक्ति उनके रोम रोम में समाई हुई है, समाविष्ट है, समाहित है। उस समय असेंबली पर जो बम कांड हुआ था, उस बम कांड के पश्चात अंग्रेजों ने आजाद जी की पहचान के लिए 10, 20, 100, 50 व्यक्तियों को नहीं छोड़ा था, व्यक्तियों को नियुक्त नहीं किया था, बल्कि जो आंकड़ा बताया जाता है वो 700 लोगों का है। 700 लोग गुप्तचर के रूप में चंद्रशेखर आजाद जी का पता लगाने के लिए नियुक्त कर दिए गए थे। इतने लोगों को ब्रिटिश हुकूमत तनख्वाह दिया करती थी। इन्हीं की जो पार्टी थी जिसका मैं अभी नाम ले रहा था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, उस आर्मी का ही इनका एक साथी और उसका नाम था वीरभद्र तिवारी। वीरभद्र तिवारी ने इन सब के साथ गद्दारी की और इनकी मुखबरी करने पर कराया। ये घटना या इस सच की जानकारी जब हमारे अन्य क्रांतिकारियों को हुई तो उन्होंने इसको मारने का प्रयास किया, वीरभद्र तिवारी को। और वीरभद्र तिवारी को मारने के लिए क्रांतिकारी रमेश चंद्र गुप्ता ने उस पर गोली भी चलाई, परंतु वह सौभाग्य से बच गया। परंतु एक बात निश्चित थी कि देशभक्ति के कार्यों में यदि कोई अपना आड़े आ रहा था तो इन सबको स्वीकार नहीं था। अब क्रांतिकारी संगठन तो बना लिया, लेकिन संगठन बनाने के पश्चात उसके लिए आर्थिक व्यवस्था का होना बड़ा आवश्यक। इसके लिए सबने मिलकर के एक योजना बनाई और योजना के अनुसार अमीर लोगों के यहाँ पर डकैती डालने का क्रम आरंभ किया गया। यह भी निश्चित किया गया कि घटना के समय में बहन बेटियों से कुछ नहीं कहा जाएगा, केवल धन को निशाना बनाया जाएगा और धन को भी लाकर के देश के क्रांतिकारी आंदोलन के लिए व्यय किया जाएगा। परंतु एक दो डकैती डालने के पश्चात ही उस कार्य से इन सबको घृणा हुई। इनको लगा, इनकी आत्मा ने कहा कि यह जो कार्य कर रहे हो यह किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है, क्योंकि इससे इनकी छवि खराब हो रही थी,
और इनको डकैत या दस्यु कहने की जो अंग्रेजों की बात थी, वो लोगों के दिलों में उतरती जा रही थी। इसलिए फिर ये निर्णय लिया गया कि अब से आगे हम जो भी डकैती डालेंगे, वो अंग्रेजों के सरकारी खजाने को लूटने के लिए डालेंगे, इससे अलग कुछ नहीं। इसी दृष्टिकोण से 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड किया गया, जहां पर एक रेल में अंग्रेजों का खजाना जा रहा था और उस खजाने को बड़ी दिलेरी से हमारे इन क्रांतिकारियों ने लूटने में सफलता प्राप्त की थी। उसमें क्रांतिकारी लोगों में, क्रांतिकारी नेताओं में चंद्रशेखर आजाद की अग्रगण्य थे। मनमथ नाथ गुप्त और प्रणवेश चटर्जी के संपर्क में उस समय वे आ चुके थे और इनके माध्यम से भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु आदि के साथ मिलकर के क्रांति की एक नई तामीरात खड़ी कर रहे थे। अब तक ये बात स्पष्ट हो गई थी कि उनका गांधी जी के क्रांति अहिंसात्मक आंदोलन में किसी प्रकार का विश्वास नहीं। उन्होंने अपने आप को उससे पूर्णतया निरपेक्ष किया, दूरी बनाई और उसको देश के लिए घातक भी माना कि हमारे देश के पौरुष को मारकर और अंग्रेजों के सामने अपने आप को निरीह प्राणी के रूप में प्रस्तुत करके गांधी जी जिस प्रकार याचनात्मक दृष्टिकोण से देश की स्वाधीनता को लेने का प्रयास कर रहे हैं, वह किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। जिस समय इनको असहयोग आंदोलन के मामले में गिरफ्तार किया गया था, उस समय के बारे में नेहरू जी ने बताया है कि इनको 15 बैतों की सजा मिली थी। 15 बैतों की सजा को पा करके चमड़ी, कमर की चमड़ी पर उनके सीधे निशान बन गए थे और छेड़ दी गई थी, लेकिन उसके पश्चात भी सीख नहीं की, क्योंकि प्राणों की तो कोई चिंता ही नहीं थी। जहां तक इनका आर्य समाज के बारे में या उससे संबंध होने का प्रश्न है, तो यह सच है कि वो आर्य समाजी नहीं थे, परंतु आर्य समाज से दूर भी नहीं थे। आर्य समाज के प्रति उनके हृदय में अपार श्रद्धा थी और इसका कारण केवल एक था कि आर्य समाज उस समय क्रांतिकारियों को शरण देने में किसी भी प्रकार से संकोच नहीं करता था। अनेक क्रांतिकारी ऐसे रहे जिन्होंने बड़े बड़े अपराध करके अंग्रेजों के विरुद्ध घटनाओं को अंजाम दे करके आर्य समाजों में जाकर के शरण ली और प्रत्येक आर्य समाज क्रांतिकारियों के लिए 24 घंटे खुला रहता था। ये पूरे देश का माहौल बन चुका था। जो भी व्यक्ति जहां से भी कोई भी आतंकी घटना करके, क्रांतिकारी घटना करके आर्य समाज का दरवाजा जाके खटखटाता था, वहां का पुजारी, वहां का प्रधान, वहां का मंत्री तुरंत उसके लिए दरवाजे खोलता था। इनके साथ भी यही हुआ था और इनको एक बार नहीं कितनी ही बार आर्य समाजों में जाकर के शरण लेनी पड़ी थी। जो मैं पुस्तक जिसका अक्सर नाम लिया करता हूं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आर्य समाज का विशेष 80% योगदान, ये पुस्तक मेरे हाथ में है और मैं इसका एक उद्धरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। चंद्रशेखर आजाद की जीवनी से पूर्णचंद्र सनक की इन पंक्तियों को हम लेकर के बोल रहे हैं, इन पर जरा विचार कीजिए। पृष्ठ 12-28। चंद्रशेखर आजाद जी अपने एक मित्र के लिए लिख रहे हैं कि हम इस घटना को करके कहां पहुंचेंगे और तुमको कहां किस प्रकार आना है। ये देखिए जरा, तुम्हें जो विश्वासी और हथियारबंद आदमी मिले उन्हें ले आओ
और मुझसे कल शाम को आर्य समाज हॉल में मिलो। सबसे शाम तक कानपुर आर्य समाज मंदिर में पहुंचने के लिए कहकर उन्हीं पैरों लौट आया। आप जरा ख्याल रखें कोई इन्हें तंग न करे। आप जानते ही हैं कि आर्य समाज का काम करना आजकल कितना मुश्किल हो गया है। जब काम हो जाएगा तो हम 3 फायर करेंगे। तुम यहां से हटकर सीधे आर्य समाज चले जाना। वे दोनों अर्थात आजाद और भगवती चरण आर्य समाज हॉल की तरफ से आते दिखाई दिए। इस घटना से और इस उल्लेख से पता चलता है कि आर्य समाज और आर्य समाज मंदिर उनके लिए उस समय बहुत ही श्रद्धा का केंद्र बन गए। अपनी प्रत्येक गतिविधि को करने के पश्चात वे आर्य समाज के संपर्क में रहे। संघ जो इन्होंने बनाया था उसने 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड को अंजाम दिया था। 8 सितंबर 1928 को फिरोज शाह कोटला जो मैदान है दिल्ली का, उसमें एक गुप्त सभा का आयोजन किया गया। उसमें बैठ करके क्रांति की अगली रूपरेखा को तैयार किया गया और भगत सिंह को दल का प्रचार प्रमुख बनाया गया। इसी सभा में यह भी तय किया गया कि सभी क्रांतिकारी दलों को अपने अपने उद्देश्य इस नई पार्टी में विलय कर लेने चाहिए। इस प्रकार हमारी लड़ाई आखिरी फैसला होने तक जारी रहेगी या मृत्यु होने तक जारी रहेगी। ये इनका संकल्प था और इस संकल्प से प्रेरित होकर के इन्होंने काम करना आरंभ किया था। जब भगत सिंह और उनके साथी निरंतर सजा की ओर बढ़ते जा रहे थे और कांग्रेस की निष्क्रियता बढ़ रही थी, कांग्रेस निष्क्रिय होकर के देख रही थी, गांधी जी निष्क्रिय होकर के देख रहे थे, इरविन से अपने प्रभाव का प्रयोग न करते हुए गांधी जी इस प्रकार की वार्ता में मग्न थे कि अगर ये फांसी चढ़ते हो तो चढ़ जाएं, हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये चंद्रशेखर आजाद जी के लिए क्षण बड़े कष्टकर हो रहे थे। आज 27 फरवरी है और अब से 24 दिन पश्चात 23 मार्च आएगी, जब भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी पर चढ़ाया गया था। तो उनका अंतिम समय कितना महत्वपूर्ण रहा होगा, जिसमें एक एक दिन को वो कितनी तंगी के साथ और दुखी दिल के साथ और अत्यंत दबाव के साथ व्यतीत कर रहे होंगे। जब उनको कांग्रेस हाथ हिला रही होगी कि हमारे रास्ते बंद हैं, तुम आतंकवादी हो, तुम डकैत हो, दस्यु हो और हमारे दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हैं, हम तुमको देशभक्त नहीं मानते, इसलिए जो फांसी चढ़ रहा चढ़ने दो। इस बात को लेकर के उनके मन में कितनी पीड़ा होती हो। साथी जेल में थे, छुड़ाने के लिए अकेले चंद्रशेखर आजाद बाहर थे। क्रांतिकारियों का एक जुलूस निकल रहा था और वो उस जुलूस के साथ जब वो आनंद भवन के सामने से इलाहाबाद से गुजरा तो नेहरू ने भी बाहर आकर के उनका तात्कालिक आधार पर स्वागत सत्कार किया। मनमथ नाथ गुप्त जी लिखते हैं कि कमलापति त्रिपाठी को उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, कानों से सुना था। गुदगुदाते हुए जा रहे थे, ये साला भी इन हरामजादों को मुंह लगाता है। नेहरू के लिए वो कह रहे थे कि ये साला भी इन हरामजादों को यानी क्रांतिकारियों को मुंह लगाता है। ये सोच, ये चिंतन था इन लोगों का।
और चंद्रशेखर आजाद उस समय नेहरू से जाकर के मिले थे और एक बार नहीं कई बार मिले, बड़ा दबाव बनाया, बहुत प्रयास किया और कोशिश की कि वे उनकी भावनाओं को नेहरू जी के माध्यम से, अपनी भावनाओं को नेहरू जी के माध्यम से गांधी जी तक पहुंचा दें। उनसे निवेदन किया कि आप गांधी जी से कहिए कि वो अपने प्रभाव का प्रयोग करते हुए इन सभी क्रांतिकारियों को फांसी से बचा लें। इनके भतीजे ने कुछ दिन पहले एक बड़े अखबार को साक्षात्कार देते हुए कहा था, बताया था, उनका नाम सुजीत है, कि बहुत देर तक उन्होंने इस बात के लिए मनाने का प्रयास किया और जो क्रांतिकारियों ने खजाना लूटा था, ये बहुत बड़ी बात है जो इतिहास से छुपाई गई है। जितना खजाना उन लोगों ने लूटा था वो सारा जाकर के आनंद भवन में रख दिया गया। मोतीलाल नेहरू का समर्थन तो इन क्रांतिकारियों को मिला था, लेकिन 6 फरवरी 1931 को, यानी इनकी मृत्यु के 21 दिन पहले, वे संसार से चले गए थे। इसलिए जब नेहरू रह गए तो नेहरू ने वो खजाना भी रख लिया। और इतना ही नहीं हुआ, यदि सुजीत की बातों पर विश्वास किया जाए तो उन्होंने कहा कि मैं प्रमाणों के आधार पर बता रहा हूं, पूर्ण होशो हवास में बता रहा हूं कि खजाना तो रखा ही, साथ ही चंद्रशेखर आजाद जी से अपनी कोठी में बैठे हुए नेहरू ने यह भी कह दिया कि आप यहां से तुरंत निकल जाइए, और उनको वहां से निकल जाने का आदेश देकर के भगा दिया गया। तब वो अल्फ्रेड पार्क में पहुंच जाते हैं और अल्फ्रेड पार्क में थोड़ी देर पश्चात ही गांधी नेहरू जी के कथित फोन पर पुलिस आकर के उनको वहां पर घेर लेती है। पुलिस के घेराव के पश्चात उन पर गोलियां चलती हैं, लेकिन जो बच्चा, जो युवा, जो क्रांतिकारी आजाद हैं, आजाद ही रहेंगे का संकल्प ले चुका था, उसने गोलियों की तनिक परवाह नहीं की। जितनी गोलियां अपने पास थीं उनसे अंग्रेज पुलिस कर्मियों को घायल किया, मारा, और जब अंतिम गोली रह गई तो अपने आप को मां भारती की सेवा में समर्पित कर दिया। ये घटना आज के दिन की थी, 1931 की घटना थी। जो दूसरों को बचाने के लिए, मां भारती को बचाने के लिए, मां भारती के सम्मान को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था, काल की नियति ने आज उसका अंतिम अध्याय पूर्ण कर दिया। इनके परिवार के लोग बाद में जाकर के अत्यंत विपत्तियों में जीवन व्यतीत करते रहे, किसी ने भी इनकी ओर नहीं देखा, परिवार की ओर नहीं देखा। जब थोक के भाव कांग्रेसियों ने देश के खजाने पर बोझ डालते हुए स्वतंत्रता सेनानियों के प्रमाण पत्र लिए थे, तब भी इन वास्तविक क्रांतिकारियों को, देश के स्वाधीनता सेनानियों को, ना तो कोई सर्टिफिकेट दिया गया और ना ही कोई किसी प्रकार की सुविधा प्रदान की गई। क्रांतिकारियों के साथ ऐसा व्यवहार शायद ही किसी अन्य देश में हुआ होगा जैसा हमारे देश में हुआ, लेकिन जो हुआ वह सच है और इस देश के इतिहास का एक काला अध्याय भी है। अब हम आते हैं आज के दूसरे क्रांतिकारी के बारे में विचार करते हैं, जिनका नाम हम पहले ही बता चुके हैं। उनका नाम था
विजय सिंह पथिक। वह उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था और यहाँ पर एक गुठावली कस्बा है जिला बुलंदशहर में, वहां पर एक किसान परिवार में इनका जन्म हुआ। उनका आज जन्म दिवस है और उस समय इसकी तारीख की कोई पता नहीं थी, परंतु इतना निश्चित था कि होली के एक दिन पश्चात उनका जन्म हुआ था। अमुक संवत में हुआ था। अमुक संवत का कैलेंडर देखा गया तो पता चला कि 26 फरवरी को उस संवत में उस दिन उस 1882 में होली थी और होली के अगले दिन 27 फरवरी उनका जन्म दिवस निश्चित किया गया। इन्होंने भी देश की सेवा के लिए, देश के लिए काम करने का संकल्प बचपन से लिया। परिवार में माता पिता का संरक्षण, देशभक्ति की भावना से भरा हुआ उनका व्यक्तित्व, उनके विचार, परिवार के अन्य लोगों के भी इसी प्रकार के विचार और ऐसी गतिविधियों में सम्मिलित होने की उनकी भावना ने इस बच्चे का निर्माण करना आरंभ किया। इनका बचपन का नाम भूप सिंह था। भूप सिंह के भीतर भी वही चंद्रशेखर आजाद वाली आग लगी हुई थी, अग्नि दहक रही थी और वह चाहते थे कि देश के लिए कुछ काम किया जाए। यह भीतर की प्रतिभा होती है जो हमको कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरित करती है, भीतर से आंदोलित करती है। जो लोग भीतर की इस पुकार को, भीतर की इस ललकार को सुन लेते हैं और उसके आधार पर काम करने के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हैं, प्रतिभा उनकी चेरी बन जाती है। जो इसको दबा करके रखना चाहते हैं वे स्वयं दब कर रह जाते हैं। आंतरिक ऊर्जा के स्रोत को फूटने देना चाहिए और वह जिस दिशा में लेकर के जा रहा है उस दिशा में चुपचाप आगे बढ़ना चाहिए। समझो कि अब मैं अपना नेता अपने आप हूं। क्रांतिकारी हो या संसार का कोई भी महानायक हो, वो इसी दृष्टिकोण से जीवन में आगे बढ़ना आरंभ करता है। फिर कौन कितने साथी राह में मिलेंगे, कौन कितने साथी साथ देने को तैयार होंगे, ये बात उसके लिए अधिक महत्वपूर्ण नहीं होती। यही बात हमारे प्रत्येक क्रांतिकारी पर लागू होती है। इसके उपरांत भी किसी भी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए साथियों की आवश्यकता होती है और दूर दूर देशों में रहने वाले लोग, दूर दूर प्रदेशों में रहने वाले लोग उसी प्रकार एक मंच पर आ बैठते हैं जिस प्रकार हम सारी चिड़िया एक मंच पर आ बैठी हैं और एक साथ एक संकल्प होकर के एक दिशा में आगे बढ़ने का निर्णय ले चुके हैं। तो बालक भूप सिंह को भी उस समय अपनी आंतरिक प्रेरणाओं के चलते अपने लिए ऐसे पथ प्रदर्शकों की आवश्यकता थी जो देश की आजादी के लिए उनको राह दिखा सकें, उनका मार्गदर्शन कर सकें। सौभाग्य था उनका, या कहिए कि जहां चाह होती है वहां राह मिल जाती है। वो बात उन पर चरितार्थ हो रही थी और यही हुआ कि सचिंद्र नाथ सान्याल जी जैसे क्रांतिकारी से उनका संपर्क हो गया। विजय सिंह पथिक जी का संपर्क सचिंद्र नाथ सान्याल जी से होने के पश्चात
अन्य क्रांतिकारियों से भी हुआ जिनका जिक्र अभी हम कर रहे थे, चाहे वो भगत सिंह थे, चाहे राम प्रसाद बिस्मिल थे, चाहे चंद्रशेखर आजाद जी थे, बटुकेश्वर दत्त जी थे, राजगुरु थे, जो भी थे। क्योंकि एक बात साफ है कि जहां सचिंद्रनाथ सान्याल थे वहीं ये सारे क्रांतिकारी थे, और इनका भी उल्लेख विजय सिंह पथिक भूप सिंह से, यही बालक आगे चल करके विजय सिंह बन गया, पथिक टाइटल बना लिया, और इस विजय सिंह ने ही जिस समय उन क्रांतिकारियों ने नेशनल असेंबली पर बम फेंका था, तो उस समय क्रांति का पर्चा भी उन्होंने बंटवाया था। उस क्रांति के पर्चा पर जो नीचे जाकर के हस्ताक्षर किए गए थे, वो विजय सिंह नाम के व्यक्ति के थे। तो वह पर्चा भी इन्होंने ही लिखा था। इस प्रकार क्रांतिकारियों के उस ग्रुप में इनका प्रवेश हो गया, जो राष्ट्रीय स्तर पर उस समय अंग्रेजों के लिए रात की नींद उड़ाने का कारण बन चुका था। विजय सिंह पथिक जी ने 1857 की क्रांति का बड़ी गहराई से निरीक्षण किया, परीक्षण किया, और उसके बारे में उन्होंने इस बात को गहराई से समझने का प्रयास किया कि 1857 की क्रांति किन कारणों से असफल हो गई थी। ऐसे कौन से कारण रहे कि जिससे अंग्रेजों ने प्रति क्रांति के माध्यम से हमारे उस समय के आंदोलन को दबाने में सफलता प्राप्त कर ली थी। इस बात को देखने के पश्चात उन्होंने देखा कि उस समय 1857 की क्रांति को मेरठ से उसका शुभारंभ करने वाले धन सिंह कोतवाल जी और उनके साथी कुछ उतावलेपन में निर्णय ले गए थे। इसलिए इन्होंने नई क्रांति का सूत्रपात करते समय पहले उसकी बहुत ही व्यापक तैयारी करने पर बल दिया। सचिंद्रनाथ सान्याल जी, ये स्वयं और इनके अन्य अनेक क्रांतिकारी साथी इस कार्य को करने में इनके साथ तन मन धन से समर्पित होकर के खड़े हुए थे। कार्य को इन्होंने आगे बढ़ाया और ये बढ़ते हुए निरंतर प्रगति की ओर, उन्नति की ओर, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में सफल होते चले गए। 21 फरवरी 1915, ये डेट नोट करने लायक, 21 फरवरी 1915 को इन लोगों ने मिलकर के यह संकल्प लिया, उस डेट को पहले ही ये मन में बना लिया कि 21 फरवरी को हम पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त कर लेंगे और अचानक सारे देश से एक साथ क्रांति के माध्यम से अंग्रेजों का विरोध करने के लिए उठ खड़े होंगे। योजना बड़े व्यापक स्तर पर तैयार की गई थी और इन्होंने जाकर के अपने आप को, इनका जन्म क्षेत्र उत्तर प्रदेश था, इनके लिए इन्होंने अपना कर्म क्षेत्र राजस्थान को बनाया और राजस्थान में जाकर के इन्होंने वहां के अन्य अनेक राजे रजवाड़ों से भी संपर्क किया और उनसे संपर्क करने के पश्चात ये तैयारी कर ली गई कि हम एक साथ मिलकर के खड़े होंगे और क्रांति के लिए मार्ग प्रशस्त करते हुए एक साथ जोर लगाएंगे और अंग्रेजों को देश से भागने के लिए मजबूर कर देंगे। गांधी जी के लिए इस प्रकार का कोई भी आंदोलन स्वीकार्य नहीं था जिसमें अंग्रेजों को बलपूर्वक यहां से भागने के लिए विवश किया जाए, बाध्य किया जाए। इसलिए गांधी जी ने इन सब से दूरी बनाए रखी। इनको अपना नैतिक समर्थन तक देना उन्होंने उचित नहीं माना।
यहाँ पर ये बात विचारणीय है कि हमारे ये क्रांतिकारी गांधी जी से, जब गांधी जी 1929 में जाकर के पूर्ण स्वाधीनता की बात करने लगे थे, तब भी उससे भी 15 साल पहले ये पूर्ण स्वाधीनता की बात कर रहे थे। यानी कि पूर्ण स्वाधीनता उस दिन लेकर के रहेंगे। वैसे तो 1857 क्रांति भी पूर्ण स्वाधीनता के लिए हुई थी, पर मैं ये कहता हूं कि यदि उस समय भी गांधीवादी आंदोलन यदि प्रमुख था, तो जब गांधी जी का पदार्पण 1914 में हो रहा था, तो उस समय तो ये क्रांतिकारी पूर्ण स्वाधीनता का खाका खींच चुके थे। और यदि इनकी योजना साकार हो गई होती तो 21 फरवरी को ही 1915 में ही देश आजाद हो गया। इन्होंने अपने कार्यों को अंजाम देने के लिए रास बिहारी बोस के साथ मिलकर सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक संगठन का निर्माण किया। वही संगठन आज तक भी चलता हुआ दिखाई देता है, जो अभिनव भारत के नाम से जाना जाता है। वह अभिनव भारत विजय सिंह पथिक जी और रास बिहारी बोस जी के मस्तिष्क की उपज था। देश में कौन से पार्क का नाम गांधी परिवार के किस व्यक्ति के नाम पर रखा जाएगा और उसने क्या काम किया, ये सब उन पत्थरों पर उत्कीर्ण कर दिया गया। भारत निर्माता के रूप में उन लोगों को सर्टिफिकेट बांट दिए गए जिन्होंने एक दिन की भी जेल नहीं काटी थी, लेकिन जिन्होंने अभिनव भारत का संकल्प लिया और उसके लिए संगठन खड़ा किया, उनके संकल्पों पर पानी फेर दिया गया और ये दिखाया गया कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया था देश के लिए। अभिनव भारत का गठन किया रास बिहारी बोस जी के माध्यम से। ये वही रास बिहारी बोस थे जिनके बारे में हम बार बार जिक्र करते रहे हैं। इन्होंने ही एक बड़ी सेना तैयार करके एक दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंपी थी। ये 1915 से पहली घटना है, 1910-1905 के बीच की घटना है। ये उस समय इतनी बड़ी तैयारी कर रहे थे और 22 जून 1940 को सावरकर जी के परामर्श पर, यानी कि 25 वर्ष पश्चात, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इनकी सेना का नेतृत्व अपने हाथों में लिया था। तो समझिए कि रास बिहारी बोस पर कितना काम करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त रास बिहारी बोस जी के इन सभी साथियों पर भी कितना अनुसंधान अनुशोध करने की आवश्यकता है, जिन्होंने उस आंदोलन के 30 वर्ष पहले या 25 वर्ष या 20 वर्ष पहले क्रांति के माध्यम से देश को आजाद करने की योजनाएं बनाई थी। उनके उस पुरुषार्थ को और उनके उस महान पराक्रम को एक षड्यंत्र के अंतर्गत देश के इतिहास से निकाल दिया गया। ये दिखाया गया कि जैसे गांधी से अलग इस देश में कोई पैदा ही नहीं हुआ था। गांधी जी ने जितना काम किया उसका हृदय से सम्मान करते हैं, परंतु गांधी जी एकमात्र ऐसे नेता नहीं थे जिनके कारण देश आजाद हुआ। अभी हमने एक लेख प्रकाशित किया था, मातृभाषा को मातृभाषा न समझें। वो मातृभाषा मैटरनल वाली और वो मातृ ओनली वाली, लेकिन हमने मातृभाषा को मातृभाषा मान लिया। तो ऐसे ही हमने अपने इन क्रांतिकारियों के साथ अन्याय किया है। भारत को समझो अभियान के अंतर्गत इनका उचित स्थान दिलवाना और इनका उचित स्थान दिलवा करके एक राष्ट्र मंदिर, उगता भारत राष्ट्र मंदिर का निर्माण अपने इस जीवन में करने के लिए हम सब संकल्पित हैं। उसके लिए दिन रात आप सब परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करें
कि मेरा जीवन तभी सार्थक होगा जब हम इन क्रांतिकारियों को इनका उचित स्थान उस राष्ट्र मंदिर में दिलवा देंगे। हम रहें ना रहें, लेकिन जिनके कारण हम आज जीवित हैं वो अमर हो जाएं उस राष्ट्र मंदिर के माध्यम से। ये हमारा संकल्प होना चाहिए। जिन लोगों ने अपने यौवन में गोलियों से खेलना और गोलियों के साथ ही हंसी मजाक करना जीवन का सिनेमा बना लिया था, ये देश उनके कारण आजाद है। उन्हीं में से चंद्रशेखर आजाद जी और विजय सिंह पथिक जी दोनों ही हमारे महानायक, हमारे लिए आदरणीय और प्रातःस्मरणीय है। उस समय अंग्रेजों ने और खासतौर से राजस्थान के लोगों ने एक तोड़ेदार बंदूक हुआ करती थी। उस तोड़ेदार बंदूक को देने की योजना अपने पुलिस कर्मियों को, सैन्य कर्मियों को देने की योजना पर काम करना आरंभ किया। ये पुरानी बंदूकें थी, लेकिन पुरानी होकर के भी काम बहुत करती। जब हमारे इन क्रांतिकारियों को ये मालूम हुआ कि वो तोड़ेदार बंदूकें कहीं इकट्ठी हो रही हैं, तो नीलाम हो सकती हैं या बेची जा सकती हैं, तो उनको किसी योजना के अंतर्गत इकट्ठी करने के लिए, खरीदने के लिए काम करना आरंभ किया गया। और उस महान कार्य को अंजाम तक पहुंचाने के लिए विजय सिंह पथिक जी को नियुक्त किया गया। इसके लिए उन्होंने अजमेर में जाकर के प्रवास पर रहना आरंभ किया और बड़ी संख्या में ऐसी बंदूकों को, शस्त्रों को इकट्ठा करने में सफल हुए। इतिहास की एक साक्षी के अनुसार जब इनकी क्रांति की सूचना अंग्रेजों को मिली और उन्होंने प्रतिक्रांति के माध्यम से, अर्थात इनकी योजना के मात्र 5 दिन पहले इनको दबोचना आरंभ किया, तो उस समय इनके पास 30,000 ऐसी बंदूकें थीं जिनको इन्होंने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया और अंग्रेजों को उनके हाथ नहीं पड़ने दिया। ये बहुत बड़ा काम था। इसके बाद भी ये रुके नहीं और उसको अपने अन्य साथियों को, जो क्रांतिकारी अन्य देश के अन्य स्थानों पर कहीं छुपे हुए थे, छुप करके कार्य कर रहे थे, उन सब के पास जा करके इन्होंने गुप्त सूचनाएं दी। अपने आप को सन्यासी के वेश में ढाल लिया, साधु बन गए, नाम बदल लिया और राजस्थान के एक जंगली क्षेत्र में जाकर के रहने लगे। एक दिन की घटना वहां के लिए बताई जाती है जो उनके साथ घटित हुई थी। यह थक्कर जंगल में कहीं गहरी छाया के नीचे जाकर के पत्थर की शिला पर जाकर के सो गए। तभी वहां पर एक भूखा चीता आया और इनकी टांग को पकड़ करके घसीटता हुआ लेकर के चल दिया। जब कोई व्यक्ति इस प्रकार के रास्ते पर बढ़ता है तो वह मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार होता है कि कैसी कैसी समस्याएं आ सकती हैं, कैसी कैसी घटनाएं हो सकती हैं। स्वामी दयानंद जी के जीवन में भी ऐसी अनेक घटनाएं हुई, लेकिन प्रसंग उनका नहीं है, इसलिए उन पर चर्चा नहीं करेंगे। इनके साथ ये घटना घटित होती है, आत्म बल के प्रतीक
विजय सिंह पथिक जी ने तनिक भी विचलित न होते हुए अपनी जेब से अपनी रिवॉल्वर निकाली और उस चीते पर तड़ाक देना चला गया। घसीटता हुआ वो चीता जब इनको ले जा रहा था और जब उसको गोली लगी तो वो वहीं पर ढेर हो गया। इस प्रकार अपने प्राणों की उस समय इन्होंने अपनी दिलेरी से, वीरता से, बहादुरी से रक्षा की। उस घटना से पता चलता है कि इनके भीतर कितना नैतिक साहस था, आत्मबल था। और ये इसी समय भाई बालमुकुंद जी जैसे क्रांतिकारी के सानिध्य को प्राप्त करने में सफल हुए। भाई परमानंद जी और भाई बालमुकुंद जी भाई भाई थे। उनका सानिध्य इनको मिला, बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। उनकी पत्नी राम सखी ने किस प्रकार से उनके लिए अपना बलिदान दिया था, ये मैं पहले बता चुका हूं। प्रसंगवश केवल इतना बता रहा हूं कि ये वही बालमुकुंद थे जो भारतीय इतिहास में एक क्रांतिकारी के रूप में जाने जाते हैं। उनके सानिध्य में रह करके इन्होंने क्रांति की योजना को आगे बढ़ाया। उसी समय इन्होंने जितने भर भी वहां के राजा थे, राजस्थान के छोटे छोटे रजवाड़े, उन सबसे जाकर के भी व्यक्त किया। वेश बदल बदल करके ये उनसे जाकर के मिलते थे, अपनी योजनाएं बताते थे और उनको क्रांति के लिए तैयार करते थे। वहां के राजे रजवाड़ों पर का और शानदार व्यक्तित्व का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता था, जिससे बहुत बड़ी संख्या में युवा इनके साथ जुड़ते चले गए। उस क्रांति की योजना को तो अंग्रेजों ने असफल कर दिया। बड़ी संख्या में धरपकड़ हुई, इनको भी गिरफ्तार करने की योजनाएं बनाई गईं, लेकिन ये किसी प्रकार से उस समय अपने आप को बचाने में सफल हो गए थे। 19 फरवरी के दिन अंग्रेजों ने बड़ी संख्या में धरपकड़ की थी। अनेक लोगों को ले जाकर के जेलों में डाल दिया था। उनके साथ फिर वही अत्याचार का क्रम चला जो अन्य क्रांतिकारियों के साथ चला करता था उस समय। लेकिन सबने देशभक्ति यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि योजना को किसी भी दृष्टिकोण से कभी भी कैसी भी परिस्थिति में उजागर नहीं करेंगे। इसलिए उनके 30,000 वो हथियार, अस्त्र शस्त्र, बारूद कहाँ गया, किसके पास रहा, इस बात की भनक किसी भी क्रांतिकारी ने अंग्रेजों को नहीं दी। इससे उनके देशभक्ति के जज्बे की जानकारी होती है। और इनके बारे में डॉक्टर अंबालाल शर्मा ने लिखा है, मैं उसको ज्यों का त्यों पढ़ रहा हूं। मैं पथिक जी की विलक्षण बुद्धि और सामयिक सूझ पर घंटों सोचा करता हूं कि वह कितना जबरदस्त दिमाग वाला है। एक बार पथिक जी से एक अंग्रेजी ने कहा कि आपका सेक्रेटरी श्री रामनारायण चौधरी को हमारा सेक्रेटरी बना दो। तो पथिक जी ने तुरंत कहा, मैं तो स्वयं चौधरी के लिए एक अच्छे सेक्रेटरी की खोज में हूं। इसके बाद इन्होंने अपने रलिया राम नाम के साथी के साथ मिलकर के क्रांति की योजनाओं को आगे बढ़ाया। और तब इनके साथ में वहां के कमिश्नर ने बैठ कर के बातचीत की
इनको ये आश्वासन दिया गया, इनके सभी साथियों को ये आश्वासन दिया गया कि आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई अत्याचारपूर्ण कार्य नहीं किया जाएगा, और आपको हम यह भी विश्वास देते हैं, यदि आप हथियार फेंक देते हैं, हथियार डाल देते हैं, क्रांति के मार्ग को छोड़ करके इधर आ जाते हैं, तो आपको हम किसी भी दृष्टिकोण से उत्पीड़ित नहीं करेंगे। साथ ही आपसे पुलिस भी इतनी दूर रहेगी कि वो आपको दिखाई नहीं देगी। इसका अभिप्राय था कि आप पर नियंत्रण नगरवानी तो रखी जाएगी, लेकिन आपकी जानकारी में नहीं होगी, आपके सम्मान को चोट नहीं पहुंचाई जाएगी। तब इन लोगों को एक योजनाबद्ध तरीके से अंग्रेजों ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की, यानी कि नजरबंदी कैसे जीवन में। परंतु इस समय भी इन्होंने अपने आप को साधु वेश में परिवर्तित कर लिया और अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंक करके ये निकलने में सफल हो गए और जाकर के ये टाडगढ़ के जंगल में साधु के रूप में रहने लगे। उसके बाद इनके जीवन का दूसरा दौर शुरू हुआ, जब इन्होंने जाकर के बिजौलिया में वहां के किसानों के साथ जो अंग्रेज अत्याचार कर रहे थे, उन लोगों का नेतृत्व करना स्वीकार किया और गांधी जी के असहयोग आंदोलन से भी पहले इन्होंने वहां पर असहयोग आंदोलन का बीजारोपण किया। गांधी जी ने स्वयं ये स्वीकार किया है कि असहयोग आंदोलन का मूल मंत्र उन्हें विजय सिंह पथिक जी से प्राप्त हुआ था। इस प्रकार असहयोग आंदोलन के बारे में इस क्षेत्र में वे गांधी जी के गुरु बने। यद्यपि इनके असहयोग आंदोलन और गांधी जी के असहयोग आंदोलन में जमीन आसमान का अंतर है। की सोच क्रांति के उपायों से देश को आजाद कराने की थी। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के अर्थ कुछ दूसरे थे, जिस पर अधिक प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं। परंतु फिर भी गांधी जी ने असहयोग आंदोलन करने की प्रेरणा इनसे ली थी, ये पूर्णतः सत्य है। एक बार जब ये जो मैं अभी बता रहा था कि चीते ने इनको पकड़ लिया था, तो गंभीर रूप से घायल हो गए थे और घायल की अवस्था में किसी तरीके से लंगड़ाते हुए, क्योंकि टांग में जख्म हो गया था, वहां से प्रस्थान कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। दूर जंगल में जाकर के एक वृद्धा की झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में उस वृद्धा ने अपने आप ही इनको देख करके शरण दी और इनका उपचार करने के पश्चात सायंकाल में इनको अपने बेटे के घोड़े से वहां से दूर निकाल दिया। इस प्रकार उस समय लोगों का जन समर्थन अपने क्रांतिकारियों के साथ होता था। इस घटना से और ऐसी अनेक घटनाओं से ये बात अनेक बार प्रमाणित हो चुकी है कि लोगों ने अपने क्रांतिकारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया था। समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए समापन की तरफ चलता हूं। अपने क्रांतिकारियों के इस प्रकार के जीवन को हम इस प्रकार की चर्चाओं के माध्यम से जन सामान्य तक पहुंचाने का कार्य करें, जिससे उनको ये मालूम हो कि जो लोग अनावश्यक ये कहते हैं कि इस देश के लिए खून हमने बहाया था और इस देश को आजाद कराने वाले हम लोग थे, और अब तो इससे भी आगे जाकर के एक नई बात कही जा रही है, इस देश की आजादी में सबसे बड़ा योगदान हमारा था, सबसे बड़ा सहयोग हमारा था, सबसे ज्यादा काम हम कर रहे थे। और इतना ही नहीं,
अब तो ये भी सुना जा रहा है कि सबसे पहले हमारे नबी यहाँ पर आए थे, इसलिए ये हमारे बाप की धरती है। ये सब इसलिए सुनने को मिल रहा है कि हमने अपने इतिहास के साथ उनको खुश करने के लिए खिलवाड़ किया, अपने ही पैरों पर अपने आप कुल्हाड़ी मारने का कार्य किया और अपने ही लोगों को हमने अपने आप पीछे फेंक दिया, उपेक्षा की भट्टी में डाल दिया। इसलिए समय रहते हुए अपने गौरवपूर्ण इतिहास के पुनर्लेखन के लिए हमको उठना होगा, जिससे आने वाली पीढ़ी इस बात को समझ सके कि ये देश हमारा था और इस देश के लिए खून बहाने वाले हम थे, हमारे पूर्वज थे। इसीलिए इस परंपरा को, इस व्याख्यान माला को हम प्रति माह करने का विचार राष्ट्रीय संयोजक जी के साथ मिलकर बना चुके हैं, जिससे कि अपना ये गौरवपूर्ण इतिहास बच्चों तक पहुंचे। इसके लिए एक विस्तृत योजना पर हम काम कर रहे हैं, आप सभी जानते हैं। उस योजना को जन जन तक पहुंचाना हम सबका सामूहिक लक्ष्य है, एक उद्देश्य है, और उस उद्देश्य के प्रति समर्पित होकर हम काम करें, जिससे इन महापुरुषों का स्थान इतिहास में सुरक्षित हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। ओम शम। माता चंद्रकांत गेरा जी, प्राचार्य इंटर कॉलेज कानपुर। चंद्रकांत गेरा जी, जी आइए बहन जी, आइए। जी जी जी, बहुत सुंदर उद्गार सुने हमने आदरणीय आचार्य जी के। मैं आर्य संदेश टीवी में भी सुनती हूँ, तो मैं कहाँ से मिलेंगे हमें ये वीडियोस वगैरह आचार्य जी के, ताकि हम अपने परिवार में, समाज में इन विचारों को सुना सके? ये आर्य संदेश टीवी पर भी डले हुए उनके विचार, और हम आपको उसमें ग्रुप में जोड़ लेंगे तो वो सारी चीजें आपको भेजते रहेंगे जी। आपका नंबर हम उसमें जुड़वा देंगे, भारत समझो अभियान में जी। जी जी जी, वो लिंक वगैरह सब मिल जाया करेंगे आपको। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक जी। ऐसा लग रहा है कि हम लोग को एक बार फिर से आचार्य जी उस इतिहास की और उस मतलब दुनिया में ले चले जो हम लोगों ने नहीं देखी हुई इस समय टाइम में। लेकिन आचार्य जी ने इतनी सरलता से, इतने सरल शब्दों में बताते हैं कि ऐसा लगता है आचार्य जी बोलते रहे और हम लोग सुनते रहे और इस समय कभी खत्म ना हो। बहुत उत्सुकता रहती है कि इतना गौरवान्वित हमारा इतिहास और कैसे हम लोग को पढ़ाया जा रहा है। बहुत ही कष्ट होता है, दुख होता है निश्चित रूप से। इतने साल तक कांग्रेसियों का राज रहा, उसमें हम लोग को ये झेलना पड़ा। अब नई शिक्षा नीति में परिवर्तन होता है नहीं होता है, ये अब आगे समय बताएगा। लेकिन आचार्य जी जो कुछ बताते हैं जरूर ये इतिहास में शामिल होना चाहिए, परिवर्तन होगा, ऐसी हम लोग की राय है। परिवर्तन होगा, परिवर्तन की हवा चलने लगी है अब। महर्षि जी 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 जो 200वीं जयंती 2 वर्ष तक मनाई जानी है। आर्य समाज का जी स्थापना 150 जो हम बनाने जा रहे हैं 2025 में, तो वो हवा प्रारंभ हो चुकी है। आप देखते जाइए, ईश्वर पर विश्वास रखिए। महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है ना कि परमात्मा की सृष्टि में दुराचारी, अत्याचारी, अनाचारी, पापाचारी का राज ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। इस पर भरोसा रखें आप लोग। आइए प्रेम सचदेवा जी। ओम ओम। सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी। लखनलाल जी, नमस्ते बहुत बहुत सादर प्रणाम। और डॉक्टर राकेश कुमार जी, आपको भी सादर प्रणाम। मैं पिछले दिनों जब रोहतक में था तो कई लोगों से इस अभियान के बारे में बात भी हुई, और मैं कुछ जो मटेरियल मुझे दे गए थे आप, तो मैंने वहां पर बांटा भी और बातें भी की। वहां पद्मश्री हमारी सुकामा, आचार्य सुकामा जी, जो वहाँ रोहतक में एक उन्होंने गुरुकुल खोला है, उनसे भी मुलाकात हुई। उनको मैंने मटेरियल भी दिया और उनसे बात भी की कि बच्चों को थोड़ा सा ये पढ़ के आप थोड़ा सा उनको जागृत करें कि इतिहास जो है
वो ये नहीं है जो हम पढ़ते हैं, और थोड़ा सा जागृत करने की कोशिश करें। तो पहले तो वहां पर टीचर्स को जागृत करना होगा, तभी तो बच्चों को कर सकते हैं। तो ये अभियान दूसरे स्कूलों में पहुंचने से पहले गुरुकुलों में पहुंचना चाहिए, जहां पर ये इतिहास की बात हो रही है, क्योंकि वो जल्दी समझेंगे इसको। और वहाँ के टीचर्स को भी पहले एक बार कुछ इकट्ठा किया जाए, या वहां पर विजिट की जाए, और फिर ये सारा काम किया जाए। दूसरा, वहां पर मुझे एक वकील साहब मिले जो वहाँ संस्थापक जो हैं उनके उनके साथी थे। तो उनसे बात हुई, वो काफी कुछ जो है डिजिटलाइजेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई जो पुस्तकें आप बता रहे हो, तो उसमें से जो कोई महत्वपूर्ण है उनको पहले पीडीएफ में कन्वर्ट करके और एक अपना कोई ग्रुप बनाए जिसमें वो डाल दिए करें। उन्होंने मुझे अपने ग्रुप का भी एक अपना नंबर दिया है कि मैं जोड़ दूंगा आपको। तो थोड़ा सा प्रयास मैंने करने की कोशिश की वहाँ। काफी सारे लोग मिले, डॉक्टर कल्पना जी थी, उनको भी मैंने पुस्तक दी थी पहले, और वो भी मिली। उन्होंने कहा हाँ मैंने पढ़ी है, अभी भी पढ़ रही हूँ उसको। तो इस तरह जो विद्वत जन हैं हमारे गुरुकुलों से अटैच्ड, उनको हमें थोड़ा सा जागृत करना होगा। ये अभियान जो है इसको अब छोड़ना नहीं है, इसको फैलाना है। फैलाने से ही जो है वो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। दूसरी बात, जो ये इनकी विजय सिंह पथिक के बारे में जो कहा, उनका स्मारक भी बनना चाहिए बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में जहां भी वो थे। और मैं ये चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन से पहले, और जनरल इलेक्शन और उत्तर प्रदेश के इलेक्शन साथ साथ ही होने हैं शायद, तो उससे पहले हम वहां पर योगी जी को मिलें कोई, और उस योगी जी से मिलने से पहले एक कोई मटेरियल तैयार करें, पावर पॉइंट पे एक मटेरियल तैयार करें, और वहां पर उनको बताया जाए कि ये चीजें हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से ही ऐसा वहां पर जैसा इनकी कल्पना है कि एक मंदिर बने, तो वहीं यूपी में ही बन सकता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट जो है हमारे पक्ष में रहेगी। मोदी जी और योगी जी जब तक हैं तो हम उसका फायदा उठा सकते हैं। जल्दी से जल्दी करें ये काम, मेरी ये भावना है। इसको आपकी भावना के साथ मेल करके इसको जल्दी काम करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय देने के लिए। चलिए, बहुत बहुत आभार। मैं निवेदन करूंगा, बहुत सुंदर मार्गदर्शन। बहुत ही उत्तम विचार उनकी। इंदु शर्मा जी, नीलम गुप्ता जी, इंदु शर्मा जी। चलिए, इंदु शर्मा जी मेरी आवाज सुन पा रही हैं? राज कपूर जी, इंदु शर्मा जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते। आइए जी। बहन जी, कैसा लगा कार्यक्रम? कार्यक्रम बहुत बढ़िया लगा है। जी जी, जोड़े आप और दूसरों को भी जोड़े। हाँ, मैं सुना था ना, आज मैंने कार्यक्रम सुना आपका, अच्छा लगा मुझको। कहाँ से इंदु जी आप? जयपुर से हूँ। जयपुर से। जी जी, स्वागत है, जुड़ी रहिए आप आगे भी, ठीक है ना जी। हाँ ठीक। नीलम गुप्ता जी, नीलम गुप्ता जी आइए। राजकिशोर जी, राजकिशोर जी हाँ जी, हाँ जी। आइए आइए, स्वागत है आपका। वीडियो खोल लीजिए राजकिशोर जी। बहुत धन्यवाद जी। मैं आनंद जी का मित्र हूँ, आपसे पहले मिल चुका हूँ मैं जूम जी। पे। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, और इतिहास की पन्नों को तो पढ़ना ही चाहिए, है ना। और
बिना इतिहास के पन्ने को पढ़ते जो है हम आखिर में एस के मल्होत्रा जी, वेणुधर शर्मा जी, राजकिशोर जी ऑडियो खोल लीजिए अपना, राजकिशोर जी। हाँ जी नमस्ते। हाँ जी राजकिशोर जी बोलिए। नमस्ते। नमस्ते एस के मल्होत्रा जी। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है जी, आगे बढ़ाइए। चलिए धन्यवाद। वेणुधर शर्मा जी, चलिए आइए। सम्मानित व्यासचंद्र शास्त्री जी, व्यासचंद्र शास्त्री जी आइए। जी जी आइए हमारे राष्ट्रीय महामंत्री। ओम ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्य चंद्रमसा विव पुनर्ददता घ्नता जानता संगमे महि। ओम शांति शांति शांति। भारत को समझो अभियान के प्रणेता आदरणीय महान इतिहासकार डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी और इस कार्यक्रम के महनीय ढंग से संचालन कर रहे आदरणीय भ्राता श्री लखनलाल जी आर्य और अभी प्रधान जो भारत को समझे अभियान के संरक्षक हैं आदरणीय प्रधान प्रेम सचदेवा जी, बड़ा ही सुंदर उन्होंने अपना विचार दिया है कैसे इसको फैलाया जाए। और इसके साथ ही साथ हमारे सभी सम्मानीय श्रोतागण और इस कार्यक्रम से जुड़े सभी पदाधिकारीगण, मातृशक्ति एवं देवियों, बहुत ही प्रेरक उद्बोधन पूर्व की भांति आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी का होता रहा है और आज भी बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही क्रांतिकारी, जिनके नाम भी हम लोगों ने नहीं श्रवण कर पाए थे, उन नामों को उन्होंने उजागर किया है। इतिहास के पन्नों से बिल्कुल समझिए मिटा दिया गया है। विजय सिंह पथिक जी इतने बड़े क्रांतिकारी, जिनकी टांग को चीता काट के ले मैंने पकड़ के ले जा रहा था, किस प्रकार को छूटे और किस प्रकार उनके मित्र ने उन्हें छुड़ाया, ये सब बड़ी रोमांचकारी हैं। और 19 फरवरी 1919 की जो घटना, अभिनव भारत 1922 की जो चर्चा, जिसमें वीर सावरकर जी और रास बिहारी बोस जी प्रखर नेता के रूप में उस समय थे, और इसके अतिरिक्त भाई बाल मुकुंद जी की और भाई परमानंद जी, जो दोनों भाई थे, और किस प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती के बड़े ही उनके सिद्धांतों और उनके विचारों को लेकर के आगे बढ़े, क्रांतिकारी रूप में जाने गए, बहुत बड़ा योगदान है। और जिस प्रकार कल आदरणीय डॉक्टर साहब ने 14 वर्ष की कन्या को किस प्रकार वो सेना से, आजाद हिंद फौज की सेना से जुड़ने के लिए कितनी उतावला और किस प्रकार से वो चाहिए, उनकी माँ ने 2.5 लाख रुपए के करीब दान दे करके सोने से तुलवाने की बात सुन करके तो मन इतना प्रफुल्लित हुआ कि देखिए। और राम सखी देवी जी, जो आज के समय भी हम लोगों ने श्रवण किया, आज भी जो राम सखी जी पत्नी थी, शायद भाई परमानंद या बाल मुकुंद जी की, ये नहीं समझ पाए। तो इस प्रकार से उन नारियों ने बहुत बड़ा योगदान किया है। और किस प्रकार लोग वेश बदल बदल करके राजवाड़ों के पास जा करके अपनी बात को रखे। सचमुच असहयोग आंदोलन जो गांधी जी के मत्थे जोड़ दिया गया है, इसके जनक के रूप में सचमुच समझे कि विजय सिंह पथिक जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने ही यह संकल्प लिया और उन्होंने जो रास्ते दिए गांधी जी, उसको लेकर के ये हो गए और उनके नाम को दबा दिया गया। सचमुच भारत को समझो अभियान के तहत ऐसी बहुत सारी वीरों और वीरांगनाओं की गाथाएं हैं जो बिल्कुल इतिहास के पन्ने में आ ही नहीं सकी, दबा दी गई हैं। उनको उजागर करने का संकल्प हम लोग को लेना है और इसके लिए
जैसा कि अभी पता चला कि गुरुकुलों से बिल्कुल आचार्यों को कहना ही चाहिए, लेकिन हम लोग विशेष रूप से इनकी संगोष्ठियों को विशेष ढंग से कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में इसको अगर कराएं तो बहुत बड़ा लाभ होगा, क्योंकि ये सभी लोग सुनेंगे और इतने प्रभावित होंगे, लाभान्वित होंगे, और अनछुए जो पहलू हैं जिसको कि हम लोग नहीं समझ पाए, और चंद्रशेखर आजाद किस प्रकार से अपने आप को एक साथ जोड़ करके कितना बड़ा कार्य किया है। चंद्रशेखर आजाद जी को तो लोग जान रहे हैं, लेकिन बहुत ऐसी चीजें जो आज हम लोगों ने उनकी चर्चा में श्रवण किया है, ये आदरणीय महान इतिहासकार को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, और कि उन्होंने इन सारी चीजों को प्रत्येक दिन की एक नई नई चीज दे करके हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं और जानकारी देते हैं, और बड़े ही सरल शब्दों में, बहुत ही सरल, और समझने में किसी को कोई कठिनाई नहीं, शास्त्रीय प्रवचन के समान इनका भारतीय इतिहास गौरव गाथा कैसे थी, इसको शास्त्रीय ढंग से अपने वेद के प्रमाणों और साथ साथ शास्त्रीय ढंग से इनका जो कहने का ढंग है बहुत ही प्रेरक रहा है। सचमुच मैं इनके लिए बहुत बहुत बधाई के साथ शुभकामनाएं भी देता हूं कि उनके द्वारा जो भी मार्ग दर्शाए जाएंगे हम लोग उसको स्वीकार करते हैं, करेंगे। और संयोजक महोदय जी जो जान बिल्कुल लग करके इस कार्यक्रम में निरंतर लगे हुए हैं, और ये निरंतरता काबिल तारीफ है। हम उनको बहुत सम्मान करते हैं और हर प्रकार से उनके निर्देशों का हम लोग पालन करें। और खास करके जो लिखने पढ़ने वाली बात थी पत्रिकाओं में, ये शायद इधर लगता है कि छूट सा गया है, जो हम लोग अखबारों में देते थे, तो खैर वो नहीं आ पा रहा आपकी है। थोड़ी सी व्यस्तता हो गई है, आप उसको जो है अच्छा संचालित करिए अच्छा पुनः, ये जिम्मेदारी आपको अच्छा, सौंपी थी मैंने। हाँ बहुत मैंने इसमें तो ये खास करके महान इतिहासकार हमारे माननीय राकेश आर्य जी तो स्वयं लिखते रहे हैं, लेकिन अन्य लोग के द्वारा जो होते हैं कुछ न कुछ हम लोग को निकलते रहना चाहिए। इससे क्या है कि अखबारों के जाने से लाखों लोग इसको समझ रहे हैं, जान रहे हैं, और बहुत बड़ा काम होगा। खैर आपकी भी व्यस्तता रहती है, इतनी व्यस्तता में भी आप चला रहे हैं, ये हम लोग बिल्कुल आपके लिए सतर्क हैं। और हमारे माननीय आर्य पुरुषोत्तम मुनि जी जो इस काम से आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रहे हैं, पूरा महरौनी को आज सारी दुनिया में जहां जहां आर्य समाजें हैं वो सब लोग जान रहे हैं, जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं आर्यों के महाकुंभ से। सचमुच बहुत बड़ा काम हो रहा है, और इस काम के द्वारा हमारी समझे क्रांतिकारियों का इतिहास तो एक नई शैली में आ ही जाएगा। और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी जो 2 वर्ष की जो शुरुआत कर दी है 200वीं जयंती पर, निसंदेह वो कार्यक्रम अभी लगातार मुझे कि 24, 25 और 26 3 वर्षों तक कार्यक्रम आगामी समय में चलता रहेगा, क्योंकि 200वीं जयंती महर्षि दयानंद सरस्वती की 24 में होनी है, 25 में आर्य समाज का स्थापना दिवस 150वीं जो मुंबई में होगा, और इसके अलावे फिर दिल्ली में 1926 में जो स्वामी श्रद्धानंद को गोली लगी थी, उनका बलिदान का 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे 2026 में। तो ये भी कार्यक्रम बहुत बड़ा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा। सभी कार्यक्रमों में हम लोग की भागीदारी, उसके पहले हम लोग बहुत कुछ जो ठान रखे हैं उसको क्रियान्वित करें, ताकि इस पर आगे काम और भी अच्छा हो। इन्हीं शब्दों के साथ सबको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। और जो विशेष माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो व्याख्यान 12 फरवरी को दिया हुआ था, वो 37 मिनट का व्याख्यान है, और कुछ जी न्यूज का एक 18 मिनट का व्याख्यान है, 16 मिनट का। तो उन व्याख्यानों को यूट्यूब से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, और जहां भी आप जा रहे हैं, जिस परिवार में जाते जहां मौका मिलता है, अपने यूट्यूब से जो डाउनलोड आपने किया हुआ है अपना मोबाइल खोलिए, और वो प्रधानमंत्री जो संदेश दे रहे हैं 16 मिनट वाला और 33 मिनट वाला, तो हम कहते 33 मिनट वाला नहीं तो केवल 16 मिनट वाला जी न्यूज का एक बहुत अच्छा व्याख्यान है, उसको जरूर आप सुनवाइए। वो शुरुआत यहीं से करते हैं कि आर्य समाज के द्वारा जो महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती मनाई जा रही है, वो 2 वर्ष तक चल रही है। और मुझे इस बात की खुशी है कि भारत सरकार इस कार्यक्रम को 2 वर्ष तक मनाएगी,
तो वो स्टार्टिंग में ही वो व्याख्यान होता है। अगर इतनी बात ही अगर हमने किसी को सुना तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के द्वारा जो बात कही जाएगी उसको लोग मान रहे हैं। तो मैं तो जहां भी जा रहा हूँ अपना मोबाइल खोल करके सबको वो 1 मिनट खड़ा करके जरूर सुनवाता हूँ कि भैया नहीं, मैं भी इधर पूरा मैंने प्रधानमंत्री हाँ, जी का उस दिन का वो- कार्यक्रम जो है जी 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 सब जो मेरे पास जितने हैं सब जगह मैंने भेज दिया है, हाँ, लोग सुन भेजना रहे नहीं हैं। सुनवाना है, घर घर जाके सुनवाना है। भेजने से काम नहीं बनेगा, भेज तो सब लोग देते हैं, भेजना अलग होता है। और हमें घर घर जाकर के जो लोग हमें मिल रहे हैं जिनके परिवार में आप जाते हैं, 2 मिनट का समय मिलता है, बस में बैठे मोबाइल खोला, भैया 2 मिनट सुनना जरा, 2 मिनट सुनना जरा। तो चलते हुए रास्ते में भी इस बात को आप लोग कहिए। और जब 1 मिनट व्यक्ति सुन लेता है कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि इस कार्यक्रम को हमें 2 वर्ष तक भारत सरकार मनाएगी, तो बहुत बड़ा प्रभाव उनके 2 शब्दों से पड़ जाता है। इस बात का मैंने बखूबी अपने मेहरबानी में क्रियान्वयन शुरू कर दिया है। मैं जहां भी जाता हूँ 1 मिनट जरूर उसका लेता हूँ सामने वाले का, कि बस 1 मिनट सुन लो आप हमारी बात। और जब वो 1 मिनट सुनता है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2 वर्ष तक भारत सरकार मनाएगी, तो उनको अरे भारत सरकार मनाएगी 2 वर्ष तक, ये तो बहुत बड़े महापुरुष कहलाए। फिर तो हम तो उनको कुछ समझते ही नहीं थे अभी तक। तो थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है, तो थोड़ा कार्य करिए, केवल भेजने से काम नहीं बनेगा। कि हमने कहा घोड़े को हमने पानी पिला दिया और काम हो गया। आइए मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, मुनि जी। ओम 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 अग्ने नयस पथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो युध्यस्मज्जुहुरान् मेनु भूयिष्ठान् तेन मुक्तिं विधेम। आज के हमारे सम्मानीय विशिष्ट इतिहासकार राकेश कुमार आर्य जी, अभी हम सम्मानीय नरूला जी को भी सुन रहे थे, और सम्मानीय डॉक्टर श्री व्यासनंदन शास्त्री जी, बहुत अच्छा आपने विचार हम लोगों के बीच में रखा हुआ है। मैं एक स्मरण आ रहा है संस्मरण वो उनका चंद्रशेखर आजाद जी का। तो मैं आप किताब देख रहे होंगे, एक पुस्तक मेरे हाथ में, महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की। और अभी हमारे डॉक्टर साहब पुस्तक की चर्चा कर रहे थे, इसमें डॉक्टर साहब का ही आशीर्वाद है हमारे लिए। ये है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आर्य समाज का 80%। हम डॉक्टर साहब के पास से जबरदस्ती तो नहीं कह सकते, लेकिन दी थी। किसी कवि ने कहा है चंद्रशेखर घेर लेगी जब चारों तरफ से गोलियां, छोड़कर चल देंगी मुझको दोस्तों की टोलियां। हे वतन बस आज वक्त भी मैं तेरे नगमे गाऊं, उस वक्त भी मैं तेरे नगमे गाऊंगा। आजाद ही जिंदा रहा, आजाद ही मर जाऊंगा। और मुझे एक 4 लाइनें शायद दुश्मन हो रही हैं, उनके साथ बात पूछा था शेखर जी से कि अच्छा आप बताइए कि आप कैसी पत्नी की कल्पना करते हैं अगर आपका विवाह हुआ तो उन्होंने कहा था मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी ऐसी हो कि मैं पहाड़ों की कंदराओं में बैठा हुआ हो, दोनों हाथों में पिस्तौल हो, और मेरी पत्नी गोलियों की पूरी पेटियां लिए हुए मेरे बगल में खड़ी हुई हो, वो गोलियां भरती रहे और हम दोनों हाथों से गोलियां चलाते रहे अंग्रेजों के ऊपर। ऐसे हमारा संस्मरण। और जैसा कि अभी हमारे सम्मानीय व्यासनंदन जी ने बताया है, वो अमर शहीद विजय सिंह के बारे में, उनका मैंने नाम शायद पढ़ा हो, कहीं पता नहीं है, पढ़ा तो मैंने बहुत कुछ है तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन आज एक नया नाम और आज के मतलब चंद्रशेखर जी के साथ में जोड़ के सम्मानीय डॉक्टर साहब ने बता दिया है, उनके स्मरण भी संस्मरण भी सुनाए हैं। साधुवाद के पात्र हैं डॉक्टर साहब हमारे। और मैं क्या आपकी तारीफ तो नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी तारीफ तो आपके श्री मुख से ही हम लोगों के बीच में बिखरती चली जा रही है, तो हम लोग केवल उसको स्वीकार करते चले जाएं। और मैं हृदय से सभी महानुभावों का आभार व्यक्त करता हूँ। और जी जी आइए जगदीश प्रसाद शर्मा जी, पारासर जी। भाई कार्यक्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष लखनलाल जी, सानिध्य आर्य मुनि पुरुषोत्तम जी वानप्रस्थी जी, आपके पुरस्कार तौर पर इसके कार्यक्रम से प्रचार प्रसार से पूरे मेहरोनी का नाम राष्ट्र में जो है खुशबू की तरह फैल रहा है। इसके लिए वास्तव में आप बहुत ही साधुवाद प्रशंसा के पात्र हैं। आज डॉक्टर जो है राकेश कुमार जी आर्य ने
जो कि प्रख्यात इतिहासकार और लेखक भी हैं, उन्होंने बलिदानियों के सामने बहुत ही बढ़िया अंतरंग पहलुओं के बारे में बताए, इसकी जानकारी हम लोगों की। चंद्रशेखर जी आजाद जिनकी आज पुण्यतिथि है, उनका अधिकांश समय जो है अपने बुंदेलखंड में ही व्यतीत हुआ है और उनको काफी यहाँ से संरक्षण और सहयोग प्राप्त हुआ है। माँ भारती के महान सपूत अनन्य देशभक्त अपतम पराक्रमी चंद्रशेखर जी आजाद की आज पुण्यतिथि पर उनको कोट कोट नमन और कोट कोट जो है उनको श्रद्धांजलि है। दूसरी बात ये कह रहे कि जो ये अपने आचार्य जी अपने ये क्या नाम प्रेम सज्जन ने पुस्तकों के संबंध में कहा कि गुरुकुल में कम से कम पुस्तकें जो है अपने कर सकते हैं इस प्रकार की, इसमें शहीद बलिदानियों के और अपने काफी जो राष्ट्रभक्त हैं उनके संबंध में पढ़ा जाए तो लोगों को जानकारी हो। ये बहुत ही प्रशंसनीय और बढ़िया अपने रहेगा कि ये कार्य शुरू हो जाएगा। दूसरी बात कि अपने जो भारत में ये स्वतंत्रता संग्राम के बाद लगभग 30-40 वर्षों तक ये अपने जो मुसलमान अपने शिक्षा मंत्री केंद्रीय रहे, उनके कारण अपने बहुत ही जो देशभक्त गुमनाम थे उनका यहाँ पे इतिहास में नहीं आया और इन लोगों का अपने मुस्लिम का वो किया गया है, इसका जो है इतिहास में पढ़ा लिखा जा सकता है। कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। पंडित चंद्रदेव शर्मा जी बरेली। जी नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। काफी समय के बाद मैं जुड़ रहा हूँ और इस कार्यक्रम के हमारे सभी जो हमारे ज्येष्ठ भ्राता आचार्य लखनलाल जी, आर्य रत्न शिक्षक जी, पुरुषोत्तम जी, और अभी आर्य समाज बिहारीपुर में बरेली में जो वार्षिकोत्सव हुआ था, तो हमारे मार्गदर्शक सम्मानीय डॉक्टर वेद प्रकाश जी, सम्मानीय डॉक्टर राकेश जी को ले गए थे। उन्होंने वहाँ पर बहुत ही सुंदर ढंग से इतिहास का निरूपण जो हम भूल चुके हैं, जो कि कुछ लोगों ने सिर्फ मात्र उसको समझ ही नहीं पाए थे कि हमारा विशाल आर्यावर्त जम्बूद्वीप कैसा था, उस चित्रों के माध्यम से वहां पर दिखाया था। उसका अथक प्रयास जो है हमारे सम्मानीय डॉक्टर साहब जी वेद प्रकाश जी को श्रेय जाता है, जो बरेली में उन्होंने ऐसे एक इतिहासकार जो लोग चकित रह गए थे कि हम इस दिशा में जा रहे हैं, हमारे इतिहास को कैसे मिटाया गया है। और फिर एक वहां का चौराहा है, वहां पर भी सम्मानीय डॉक्टर साहब जी राकेश जी का वहां प्रवचन हुआ था। तो यह एक ऐसे माध्यम है जिनको हम जब तक प्रचार प्रसार में नहीं लाएंगे तो वह एक मात्र हमारी कल्पना ही समझी जाएगी। उसी कल्पना को पूर्ण साक्षात करने के लिए यह प्रयास किए जा रहे हैं और पुनः इतिहास का पुनर्लेखन होना चाहिए। ये आप सभी का प्रयास वंदनीय है और अति शोभनीय है। तो यह कार्यक्रम के आधार हमारे आर्य रत्न जो शिक्षक जो है लखनलाल जी, जो वास्तव में राम का यदि दूसरा स्वरूप लखन है तो उसको साक्षात्कार कर रहे हैं। और इस सब में बरेली क्षेत्र के लिए जो विशेषकर मैं पुनः हमारे ज्येष्ठ भ्राता और आर्य समाज के प्रधान जी बिहारीपुर के, उनको नमन करता हूं कि ऐसे इतिहासकार को बरेली की धरती पर अवसरित किया। तो कोर्ट से धन्यवाद सभी का, और हमें ऐसे प्रयास करना चाहिए। थोड़े शब्दों में मैंने व्याख्या की, थोड़ा मैं पारिवारिक समस्याओं में नहीं था, उलझा हुआ था, मैंने लिखकर भी डाला था रत्नाल शिक्षक जी को, तो उसका मैं थोड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ। तो हम सबको आगे बढ़ना समय मिले जब जुड़ते रहिए। है वहां जहाँ आदित्य नहीं है और मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य अर्थात इतिहास नहीं है। तो हमें इतिहास की ओर बढ़ना पड़ेगा, इतिहास को हमें खोजना पड़ेगा। हम कौन थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्या सभी, ये हमारी अपनी सभी की समस्या है, उसकी ओर हमें सूत्रपात की ओर दिशा निर्देशन करना चाहिए। ओम शांति शांति शांति। आइए रेहान वशिष्ठ जी शांति पाठ। ओम शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति शांति औषध
शांति ब्रह्म शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति शांति रेव शांति शांत शांति रेदि ओम शांति 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 जो बोले आनंद की जय, आनंद की जय, श्री रामचंद्र की जय, श्री कृष्णचंद्र की जय, एक राम की जय, स्वामी आनंद की जय, स्वामी आनंद की जय, भारत माता की जय, गौ माता ताकि रक्षा हो पालन हो, समाज अमर रहे, देश की ज्योति जलती रहे, उनका झंडा ऊंचा रहे, रियो के महाकुंभ जी का अभिवादन सबको सदर नमस्ते, नमस्ते जी। सर्वेभ्यो नमः। सभी के माइक खोल दिए, नमस्ते कर लीजिए। स्वामी नमस्ते, सादर नमस्ते सबको सादर काकन भैया, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते डॉक्टर साहब जी। अनिल नरूला साहब को नमस्ते जी नमस्ते। सादर नमस्ते शास्त्री शास्त्री जी, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते आदि जी। नमस्ते नमस्ते डॉक्टर जी नमस्ते। सम्मानित राकेश जी बोल रहे हैं, कुछ बोलिए। जी बस मैं तो शुभरात्रि बोल रहा हूँ जी सभी के लिए। शुभरात्रि, नमन सभी के लिए। हमने कहा कुछ और देने वाले हैं आप, तो हमने कहा ये अपने लास्ट में अपने स्वामी रियांश की भी जो है वो होनी चाहिए ना जय। बिल्कुल होना चाहिए, रियांश वशिष्ठ की जय तो होती है हमेशा। चलिए कल मुलाकात करते हैं। हाँ जी सभी के लिए एक बार फिर सादर नमन और नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। ईश्वर देवी जी टाटा मत करिए, अभी तो कल मिल रहा है। बाय बाय नहीं, अभी कल मिल रहा है, हाय हाय होना है कल तो। हाय डॉक्टर साहब गुड बाय गुड बाय। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। लागन भैया नमस्ते। नमस्ते 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 जी। बहन नमस्ते, सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते शर्मा जी नमस्ते। मास्टर जी नमस्ते। एक मिनट भाई साहब भी साथ कहीं सफर में थे मुझे लगता है। एक मिनट रुक जाइए। कल जो है हमारे आराधना जी के पिताजी की सेवानिवृत्ति है, कल कार्यक्रम है यहाँ पे शाम को जी। तो उनके पिताजी की सेवानिवृत्ति पे कल वो संग्राम के पद से सेवानिवृत्त हो रहा है, जो आपने बहुत अच्छा लेख लिखा है जी। तो हमारे जो चंद्रकांता गेरा जी जुड़ी चली गई है कानपुर में, वो प्राचार्य जी हैं। हम चाहेंगे कि कानपुर में एक व्याख्यान हो आचार्य राकेश कुमार जी का, कल बात करते हैं उनसे जी। हम सभी आराधना जी के पिताजी के इस नए जीवन के शुभारंभ पर अपनी ओर से शुभकामनाएं देते हैं, पूरे मंच की ओर से। और हमारी सबकी शुभकामनाएं वहां तक पहुंचनी चाहिए आपके माध्यम से, कि हमारा भारत को समझो मंच